हेलो एवरीवन। आज हम शुरू कर रहे हैं यूनिट थर्ड डायरेक्ट एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। तो जैसा कि दो यूनिट में हम समझ चुके हैं कि इवोल्यूशन क्या होता है, कैसे होता है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, जितनी चीज़ें हैं हम पढ़ चुके हैं। तो अब बात ये है कि एविडेंसेस क्या है एवोल्यूशन के, वो भी डायरेक्ट एविडेंसेस कि इवोल्यूशन हुआ है। चलिए हम थ्योरेटिकली पढ़ तो रहे हैं, मतलब हमने प्रूव भी किया है वो चीज़ को कि हाँ ऐसे होगा इवोल्यूशन। तो उसका कोई एविडेंस है हमारे पास, क्या प्रमाण है कि हाँ हुआ है एवोल्यूशन। तो उसी चीज़ को कहा जाता है कि एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। अब ये एविडेंसेस भी दो तरीके की होती है, एक डायरेक्ट एविडेंसेस होती है और एक इनडायरेक्ट एविडेंसेस होती है। तो डायरेक्ट एविडेंसेस उन एविडेंसेस को कहा जाता है जिनको देखकर जो विजिबली हो, मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों विजिबल होती हैं, लेकिन डायरेक्ट एविडेंसेस ऐसे एविडेंसेस होते हैं जिन्हें देखकर हम पीछे टाइम स्केल पर जाकर पता कर सकें कि हाँ ये ऑर्गेनिज्म ऐसा रहा होगा, ऐसा होगा, ठीक उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पता कर सकें हम। डायरेक्ट एविडेंसेस का एग्जांपल होता है फॉसिल्स। जो फॉसिल्स है उससे हम पता लगाते हैं कि हाँ इवोल्यूशन हुआ था। इनडायरेक्ट एवोल्यूशन क्या होता है, जब दो ऑर्गेनिज्म के बीच में उनकी स्ट्रक्चर्स या सिमिलरिटी के बीच में जब एक कंपैरिजन किया जाता है तो वो इनडायरेक्ट एवोल्यूशन होता है। हमारे सिलेबस में वो हमने डायरेक्ट एवोल्यूशन पढ़ना है, उसमें फॉसिल्स, टाइप ऑफ फॉसिल्स पढ़ने हैं, इनकम्प्लीटनेस ऑफ फॉसिल्स, ये सारी चीज़ें पढ़नी है, ठीक। तो आज हम देखते हैं कि क्या क्या हम पढ़ रहे हैं। देखिए, तो सबसे पहले है कि डायरेक्ट एवोल्यूशन ऑफ डायरेक्ट एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन, ठीक। तो देखिए, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन इज जेनेटिक चेंज इन अ पॉपुलेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन क्या है, एक पॉपुलेशन के अंदर जनरेशन आफ्टर जनरेशन जेनेटिक चेंज हो, और ये फिर जब यही कॉन्टिन्यूस चलता रहेगा तो काफ़ी समय बाद, जब काफ़ी जनरेशन बीत जाएंगी, तो एक नई स्पीशीज़ का निर्माण होगा, और इसी को हम इवोल्यूशन कहते हैं। तो वही पॉइंट लिखा है कि कॉन्टिन्यूस इवोल्यूशन ओवर मेनी जनरेशंस कैन रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू स्पीशीज। और यही जो कॉन्टिन्यूस जो इवोल्यूशन होता रहेगा, जेनेटिक चेंज का जेनेटिक मेकअप जो चेंज होता रहेगा जनरेशन आफ्टर जनरेशन, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब एक नई स्पीशीज का निर्माण हो जाएगा, और इसी को हम बायोलॉजिकल इवोल्यूशन कहते हैं। लाइकवाइज failure to evolve in response to environmental changes can and often lead to extinction। और ये बात भी हमें पता है कि जब ये ठीक है इवोल्यूशन होता है, चेंज जेनेटिक मेकअप में चेंज होता रहता है, लेकिन अगर वो ऑर्गेनिज्म जो खुद को इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज नहीं कर पाता है तो क्या होता है, एक्सटिंक्शन हो जाता है उसका, वो ख़त्म हो जाता है। तो ये तो इवोल्यूशन के बारे में है। हमारा टॉपिक क्या है, एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। ये लिखा है इसलिए क्योंकि अगर आता है आपको लिखने के लिए डायरेक्ट एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, तो पहले हम ये चीज़ भी लिखेंगे कि हाँ इवोल्यूशन क्या होता है, उसके बाद एविडेंसेस के कितने टाइप है, उसके बाद अपने टॉपिक पे आएंगे, ठीक। तो कुछ पॉइंट्स इनके बारे में लिखेंगे। अब आते हैं एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। तो द एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन कैन बी कैटेगराइज्ड एज डायरेक्ट एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन और इनडायरेक्ट एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। हम जो एविडेंसेस है इवोल्यूशन के, उनको हम दो तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं, एक डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। तो सबसे पहले है डायरेक्ट एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन क्या होता है। द विजिबल एविडेंस, ऐसा विजिबल एविडेंस दैट टेक्स अस बैक इन टाइम एंड शो हाउ एन ऑर्गेनिज्म हैज चेंज इन द डायरेक्ट एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। ऐसा विजिबल एविडेंस जिसको देखकर हम जब पीछे टाइम स्केल पर जाएं तो ये पता कर सके कि हाँ वो ऑर्गेनिज्म कैसे चेंज हुआ है, कैसे उसके अंदर इवोल्यूशन हुआ है, उसको हम डायरेक्ट इवोल्यूशन कहते हैं। देखिए जैसे हम बात करते हैं डायनासोर की, तो डायनासोर का हमें फॉसिल मिला उसका, ठीक, उसका स्केलेटल ऐसा मिला, कई जगहों से उसके और भी कैरेक्टरिस्टिक्स मिले, तो उससे साइंटिस्ट ने क्या पता लगाया, डायनासोर को उसका फॉसिल का देख कर ही उन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया कि हाँ डायनासोर ऐसा होगा, ठीक। तो वो क्या है, एक डायरेक्ट एविडेंस है इवोल्यूशन का। और फिर क्या है कि आज डायनासोर नहीं मिलते हैं, तो मतलब क्या इवोल्यूशन हुआ है। कोई चीज़ अगर एक्सटेंशन हो रहा है किसी चीज़ का बहुत टाइम के बाद, तो वो भी तो एक तरह का इवोल्यूशन ही है, ठीक। तो ये डायरेक्ट एवोल्यूशन होता है। इनडायरेक्ट एवोल्यूशन क्या होता है, द एविडेंसेस दैट शो सम इवोल्यूशनरी कनेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म इज इनडायरेक्ट एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। ऐसा एविडेंस जब वो क्या करे, एक इवोल्यूशनरी कनेक्शन दिखाए
ऑर्गेनिज्म के बीच में, वो इनडायरेक्ट एविडेंस होता है। जैसे एनालॉगस ऑर्गन्स, होमोलॉगस ऑर्गन्स हमने पढ़ा है, ये क्या एक तरह का इनडायरेक्ट एविडेंस है, ठीक। तो एग्जांपल इनडायरेक्ट एविडेंसेस क्या होता है, ये देखिए इसका डायरेक्ट एविडेंस का क्या एग्जांपल होता है, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस, जो फॉसिल्स को हम कहते हैं। फॉसिल्स गिव अस ट्रेसेस ऑफ रेप्टाइल्स इवॉल्विंग इनटू बर्ड्स। हमें ऐसे मिले हैं वो फॉसिल्स जो हमको ये दिखाते हैं कि बर्ड्स जो है रेप्टाइल से इवॉल्व हुई हैं, ठीक। इसका इनडायरेक्ट इवोल्यूशन का क्या है, एविडेंस क्या है, एनाटॉमिकल एविडेंसेस, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस, मॉर्फोलॉजिकल और मॉलिक्यूलर एविडेंसेस। एनाटॉमिकल और मॉर्फोलॉजिकल में हम क्या पढ़ते हैं, जो मॉर्फोलॉजी है, एनाटॉमी में क्या सिमिलरिटी है, ये पढ़ते हैं। एम्ब्रियोलॉजिकल में अलग अलग जो क्लासेस हैं उनकी एम्ब्रियो को कंपेयर किया जाता है। मॉलिक्यूलर में डीएनए, आरएनए, प्रोटीन लेवल की चीज़ें चेक की जाती हैं। लेकिन हमें पढ़ना है डायरेक्ट एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन, तो हम इसमें फॉसिल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन था, एक कॉमन चीज़ थी जो लिखने के लिए काम आएगी, और इतना लिखना पड़ेगा हमें, ठीक। अब मेन हमारा जो टॉपिक है फॉसिल्स के बारे में देखते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ देखिए कि कैसे हम पता लगाते हैं कि हाँ इवोल्यूशन हुआ था कि नहीं हुआ था, कि जैसे ये हमारी अर्थ है, ठीक। तो हम जानते हैं, एक चीज़ आपने पढ़ी होगी और जानते भी हैं कि अलग अलग जो टाइम पीरियड रहा है, जैसे हमारे जो एराज रहे हैं, सीनोजोइक, मीसोजोइक, ये सब एरा, उसमें भी पीरियड रहे हैं, सिलूरियन, डायूरियन, ये सब पीरियड है ना जियोलॉजिकल टाइम स्केल में, ये पढ़ते हैं हम। तो उसमें हम पढ़ते हैं ना कि अलग अलग टाइम पर, अलग अलग पीरियड में एक पर्टिकुलर जो ऑर्गेनिज्म था वो डोमिनेंट था। जैसे एक पीरियड था जिसमें एम्फीबियंस डोमिनेट कर रहे थे, मतलब एम्फीबियंस की संख्या बहुत ज़्यादा थी उस टाइम में। फिर एक पीरियड ऐसा आया जब रेप्टाइल्स डोमिनेट कर रहे थे। तो क्या हुआ, जैसे मान लीजिए सबसे पहले वो थे रेप्टाइल्स ने डोमिनेट किया, ठीक। रेप्टाइल्स ने डोमिनेट किया तो फिर वो उनका जो पीरियड था, फिर वहाँ पे मान लीजिए इतने सारे रेप्टाइल्स थे, ठीक। ये ब्लू वाले रेप्टाइल्स थे। फिर एक टाइम आया जब ये डेथ हो गई इनकी। डेथ हो गई, उसके बाद क्या हुआ, मिट्टी इनके ऊपर चढ़ गई, ये बरीड हो गए, मिट्टी के अंदर दब गए। उसके बाद क्या हुआ, तो ये एक एरा इनका खत्म हुआ, एम्फीबियंस यहाँ पर थे। फिर क्या हुआ, रेप्टाइल्स का एरा आया, रेप्टाइल्स डोमिनेट हो गए। तो मान लीजिए यहाँ पे क्या हुआ, रेप्टाइल्स डोमिनेट करने लगे, ठीक। राइनस रेप्टाइल सब थे, वो सब डोमिनेट करने लगे, ठीक, डायनासोर्स वगैरह। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मैमल्स आए, ठीक। मैमल सबसे हाईली डेवलप्ड है ना। तो ये क्या है, मतलब ये चीज़ क्या शो कर रही है कि देखिए, जब एक पैलेंटोलॉजिस्ट साइंटिस्ट जो पॉजेस की जो रिकॉर्ड होता है, जो इसको स्टडी को पैलेंटोलॉजी कहते हैं, जो उसको करता है जो साइंटिस्ट पैलेंटोलॉजिस्ट, ठीक। तो जब एक पैलेंटोलॉजिस्ट जाएगा और डिग अप करेगा, खुदाई करेगा पृथ्वी में, मिट्टी में देखेगा, तो उसको क्या मिले, अलग अलग टाइम पे क्या हुआ, यहाँ पे हमें डायनासोर मिले, मतलब रेप्टाइल मिला, रेप्टाइल का नंबर बहुत ज़्यादा था। फिर उसके नीचे और गए तो हमें एम्फीबियंस मिले। खैर एम्फीबियंस के जो फॉसिल्स होते हैं वो बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि फॉसिल्स मोस्टली जो हार्ड स्ट्रक्चर होता है उसी का बनता है। अभी उसके बारे में भी हम बात करेंगे, हमारा फॉसिल अभी आया नहीं है टॉपिक, ठीक। तो क्या हुआ, तो इससे क्या पता चलता है, और एक चीज़, जब धरती बनी थी उसके बाद अप्रॉक्स 2.5 बिलियन ईयर्स बाद सेल का जन्म हुआ था। तो अचानक से तो पूरी डाइवर्सिटी नहीं आई होगी, नंबर बहुत ही कम ही रहा होगा। तो देखिए, जैसे जैसे हम ऐसे जब डिगअप होता है, धरती की खुदाई होती है, तो जैसे जैसे नीचे जाता है जब वो पैलेंटोलॉजिस्ट, तो नंबर ऑफ फॉसिल्स भी कम ही मिलते हैं, ठीक। और जो टाइप ऑफ फॉसिल्स वो अलग अलग लेवल पे बढ़ता जाता है, ठीक। मतलब एक लेवल पे हमें रेप्टाइल्स मिले, एक लेवल्स पे हमें वो मिले, एम्फीबियंस मिले। तो इससे ये पता लगाया जाता है कि हाँ इवोल्यूशन हुआ है। तभी तो तरह तरह के हमारे पास ऑर्गेनिज्म के फॉसिल्स मिल रहे हैं जो अब नहीं है, ठीक। वो भी अलग अलग क्वांटिटी में मिल रहे हैं, मतलब ये भी बताते हैं कि धीरे धीरे नंबर उनका इंक्रीज हुआ है, अचानक से सब एक बार में ही नहीं इंक्रीज हो गया था। तो ये था पॉइंट कि हाँ ऐसा इवोल्यूशन हुआ है, ये बात पता चलती है इससे। अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं, हम अपने फॉसिल्स वाले टॉपिक पे। हमने देखा आपको और कुछ नहीं तो कम से कम एविडेंसेस दो तरीके की होती हैं, ये याद रखनी है, ठीक। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और डायरेक्ट एविडेंसेस में आता है फॉसिल्स, ठीक। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस जिसे हम कहते हैं फॉसिल्स। तो फॉसिल्स फॉसिल्स होते क्या हैं, फॉसिल्स एक मान लीजिए ऑर्गेनिज्म है, ठीक। वो किसी टाइम स्केल पे रहता था, क्योंकि जियोलॉजिकल टाइम स्केल हम जानते हैं उस टाइम स्केल पे वो रहता था,
ठीक किसी ज़माने में। अब हम कभी धरती की खुदाई होती है, तो हमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, कुछ ऐसे रिमेन्स मिलते हैं जिन्हें हम अवशेष कहते हैं हिंदी में। तो कुछ अवशेष मिले हैं उसके बॉडी पार्ट्स को, तो उसको हम फॉसिल्स कहते हैं, ठीक। तो फॉसिल्स क्या होते हैं? प्रिजर्व्ड रिमेन्स होते हैं या इम्प्रिंट होते हैं, छाप होता है किसी एक ऑर्गेनिज्म का जो बहुत पहले रहा करता था, जीवित था इस धरती पे, ठीक। उसको फॉसिल कहते हैं, वो जो चीज़ मिली है उसको फॉसिल कहा जाता है। देखिए, द प्रिजर्व्ड रिमेन्स और प्रिंट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो प्रिजर्व्ड है वो धरती पे ऐसे मिट्टी पे था, कोई रॉक पे था, किसी सरफेस पे वो चिपका रह गया, इम्प्रिंट रह गया, उसका एक छाप बन गया, वो प्रिजर्व्ड हो गया। विच वर बरीड इन रिमोट पास्ट आर कॉल्ड फॉसिल्स। वो क्या रिमोट पास्ट में बहुत पहले बरीड हो गए थे, दब गए थे किसी रॉक के अंदर, की मिट्टी के अंदर, तो वो जो स्ट्रक्चर मिलता है उसे हम फॉसिल कहते हैं। फॉसिल प्रोवाइड डायरेक्ट एविडेंस फॉर द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। फॉसिल्स एक डायरेक्ट हमें प्रदान करते हैं एविडेंस, एज दे गिव प्रूफ ऑफ एंशियंट लाइफ। कैसे? क्योंकि हमें वो एंशियंट लाइफ का एक प्रूफ देते हैं सामने से। डायनासोर्स के जो फॉसिल्स मिले हैं और आज डायनासोर्स नहीं है दुनिया में, तो उससे क्या पता चलता है कि हाँ, किसी ज़माने में एक ऐसा ऑर्गेनिज्म रहता था, ठीक। तो मतलब अब नहीं है, मतलब इवोल्यूशन हुआ है, तो डायरेक्टली हम विजिबल होता है वो चेंज, और इस तरीके से पता लगाया जाता है कि हाँ, इवोल्यूशन हुआ था। और स्टडी ऑफ फॉसिल्स को पैलेंटोलॉजी कहा जाता है, ठीक। अब आते हैं टाइप्स ऑफ फॉसिल्स कितने तरह के होते हैं। देखिए, तो ब्रॉडली 3 तरह के फॉसिल्स होते हैं: अनअल्टर्ड फॉसिल्स, अल्टर्ड फॉसिल्स और ट्रेसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रिजर्व, ठीक। तो इनके बारे में देखते हैं। पहला है अनअल्टर्ड फॉसिल। देखिए, अल्टर मतलब क्या होता है? चेंज करना, चेंज होना कोई चीज़, ठीक। और अनअल्टर्ड मतलब क्या होगा? जो चीज़ नहीं चेंज हो। तो अनअल्टर्ड फॉसिल्स क्या होते हैं ना, कि जहाँ से मान लीजिए किसी रॉक सरफेस से एक हमें फॉसिल मिल रहा है, और जैसा वो ऑर्गेनिज्म था ना, सेम टू सेम वैसा ही वहाँ पे उसका छाप है, चिपका पड़ा हुआ है, उसमें तो कुछ चेंज नहीं आया है, तो उसको अनअल्टर्ड फॉसिल कहते हैं। मतलब ये कोई रॉक का सरफेस है, आज ये कोई एक रॉक का सरफेस है, और इस पे कोई ऑर्गेनिज्म था किसी 200 साल पहले, 300 साल पहले, उससे भी ज़्यादा बिलियंस में भी रहते हैं। तो मान लीजिए कोई क्या बना है, कोई भी ऐसा एक्स-वाई-जेड कुछ भी ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक। तो ये ऐसा का ऐसा पड़ा हुआ है, इसका स्ट्रक्चर नहीं था, कोई ऑर्गेनिज्म है ये, ठीक। तो अब हम जब इसकी मिला, मान लीजिए किसी ने खुदाई हुई, पैलेंटोलॉजिस्ट ने खुदाई की, तो एक रॉक का सरफेस था, उस पे ऐसा ऑर्गेनिज्म मिला, सेम टू सेम जो उसका बॉडी स्ट्रक्चर है, उसका ऑर्गेनिज्म जब मिलता है बिना किसी ऑल्टरेशन के, बिना किसी चेंज को, तो ऐसे फॉसिल को कहा जाता है अनअल्टर्ड फॉसिल। देखिए, if the whole body or body parts of the organism is found to be preserved, जब पूरा बॉडी का पूरा जो जितना होल बॉडी है या फिर कोई भी बॉडी का पार्ट हमें मिलता है प्रिजर्व्ड, एज इट वॉज दैट इन लाइफ फॉर्म, जैसा कि वो उसके जीवित अवस्था में था, तब ऐसे फॉसिल्स को कहा जाता है अनअल्टर्ड फॉसिल्स। अनअल्टर्ड मतलब ये समझिए कि उसमें कोई भी चेंज नहीं आया है, या तो पूरी की पूरी बॉडी फॉर्म वैसे की वैसी ही उस रॉक सरफेस पे, मिट्टी के सरफेस पे चिपकी हुई है, या फिर बॉडी का कोई पार्ट है लेकिन बिल्कुल प्रिजर्व्ड है, उसमें कुछ भी खराबी नहीं हुई है, ठीक। तो ऐसे फॉसिल्स को अनअल्टर्ड फॉसिल्स कहा जाता है। अब अनअल्टर्ड फॉसिल्स के बिना दो टाइप है, ये दो तरीके से होता है। एक एंटायर ऑर्गेनिज्म प्रिजर्वेशन होता है, और एक होता है हार्ड पार्ट्स। तो देखिए, एंटायर ऑर्गेनिज्म प्रिजर्वेशन में क्या होता है, एंटायर बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म गेट प्रिजर्व इन दिस टाइप। जो भी पूरा एनिमल था, किसी टाइम पे जिंदा था, उसकी पूरी की पूरी बॉडी का जो हमें फॉसिल मिला है वो प्रिजर्व रहता है, तो उसे हम एंटायर ऑर्गेनिज्म प्रिजर्वेशन कहते हैं। ये भी नाम से पता चल जाएगा वर्ड से, एंटायर ऑर्गेनिज्म प्रिजर्वेशन। अब इसके एग्जांपल्स देखिए, याद रखिए। ऊली मैमोथ है और इंसेक्ट ट्रैप्ड इन अंबर। अंबर, तो ऊली मैमोथ, जैसा आपने देखा होगा पिक्चर में, वो हाथी जो थे, हाथी के एंसेस्टर हम कह सकते हैं, जो पूरा ऊली था, उनके शरीर पे बहुत बड़े बड़े जो बाल थे, ठीक। तो उनको ऊली मैमोथ कहा जाता है, ठीक। तो वो क्या है ना, कि उनके कुछ फॉसिल्स मिले हैं, पूरी की पूरी उनकी जो भी स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर पूरा प्रिजर्व था। क्यों? क्योंकि देखिए, वो आइसी एरियाज में रहते थे, ठीक, आइस पीरियड में रहते थे, आइसिस एरिया में। और आज भी हमें साइबेरिया के कुछ रीजन से
मिला है ऊली मैमथ का जो फॉसिल, तो वो क्या है, पूरा बिल्कुल उनका स्ट्रक्चर ऐसे प्रिजर्व है, कुछ भी उनमें नहीं आया है, बिल्कुल उनकी स्किन, उनका आई वैसा का वैसा, फ्लैश बिल्कुल वैसा का वैसा है। उन्होंने जो खाना खाया था पार्शली डाइजेस्टेड फूड वैसा का वैसा उनके पास ऊली मैमथ के फॉसिल में मिला है। क्यों मिला है? देखिए, क्योंकि वो आइस में रहते थे, आइस में कोई प्रेशर, कोई टेम्परेचर वगैरह नहीं है, डिग्रेडेशन नहीं है, तो वो बिल्कुल वैसे ही प्रिजर्व हो चुके हैं। जैसे देखिए, फॉसिल बनता है तो हमें हार्ड पार्ट ही मोस्टली क्यों मिलते हैं? ये जो स्मूथ पार्ट्स हैं, स्किन वगैरह, आँख वगैरह, इनका फॉसिल क्यों नहीं बनता है? क्योंकि डिग्रेड हो जाती हैं वो सारी चीज़ें, जो चीज़ डिग्रेड नहीं हो पाती है, फिर दब जाती है, बल्ड हो जाती है, उसका फॉसिल बनता है। इसीलिए मोस्टली जो स्केलेटन वगैरह वही फॉसिल्स में मिलते हैं। कुछ कुछ का मिलता है स्किन वगैरह, जैसे उसी का एग्जांपल है ऊली मैमथ। ऊली मैमथ किसका एग्जांपल है? उसमें सब कुछ उसका वैसा का वैसा ही प्रिजर्व्ड है। तो देखिए, इन द आइस ऑफ साइबेरिया एलिफेंट लाइक ऊली मैमथ्स वर फाउंड बरीड। साइबेरिया के आइस में क्या मिले हैं हमें? एलिफेंट लाइक जो ऊली मैमथ्स हैं वो बरीड मिले हैं। दीज वर अबाउट 25,000 ईयर्स ओल्ड, परफेक्टली प्रिजर्व्ड विथ इंटैक्ट आई। देखिए, परफेक्टली वो सब प्रिजर्व्ड है, उनकी आई वैसी की वैसी है, स्किन, ब्लड, फ्लैश एंड पार्शली डाइजेस्टेड फूड इन द स्टमक। तो ये है ओली मोहम्मद किसका एग्जांपल? एंटायर ऑर्गेनिज्म प्रिजर्वेशन, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म भी प्रिजर्व्ड है, उसका पूरा ऑर्गेनिज्म का जो फॉसिल है वो प्रिजर्व्ड है, ठीक, उसमें कोई किसी भी तरह का चेंज नहीं आया है। अब दूसरा देखिए, इंसेक्ट टाइप्ड इन अम्बर। इंसेक्ट टाइप्ड इन अम्बर्स क्या होता है? पहली बात तो एम्बर क्या होता है? तो फॉसिलाइज्ड रेजिन ऑफ कॉनिफर्स आर कॉल्ड एम्बर। जो कॉनिफर्स होते हैं उनकी जो रेजिन्स होती हैं, ठीक, रेजिन रिलीज सिक्रेट करते हैं प्लांट, तो जो कॉनिफर के रेजिन है जब उनका फॉसिल बन जाता है ना, तो उसे एम्बर कहा जाता है। और उसी एम्बर में कोई इंसेक्ट ट्रैप्ड हो जाए तो उसी को कहा जाता है इंसेक्ट ट्रैप्ड इन एम्बर। तो ये क्या होती है ना, ये भी एक एग्जाम्पल है किसका? अनएल्टर्ड फॉसिल का। इसमें क्या होता है कि इफ इंसेक्ट गेट ट्रैप्ड इन रेजिन एंड इफ सच रेजिन गेट्स फॉसिलाइज्ड एज अम्बर, then along with that the insect get fossilized intact as unaltered fossil। मान लीजिए ये कोई कॉनिफर का एम्बर था, ठीक, ऐसा, और इसमें कोई इंसेक्ट है ऐसे की ऐसे ट्रैप्ड हो गई और ये फिर फॉसिल बन गया, तो सेम टू सेम वैसा ही पूरा का पूरा स्ट्रक्चर छपा हुआ है, वैसे कि उस पर कोई चेंज नहीं हुआ है, तो ऐसे फॉसिल को क्या कहा जाता है? इंसेक्ट ट्रैप्ड इन एम्बर। ओके, तो ये हमने देखा अनअल्टर्ड फॉसिल। तो अनअल्टर्ड फॉसिल्स का भी हमने एक टाइप देखा जिसमें एंटायर ऑर्गेनिज्म प्रिजर्वेशन देखा, उसके दो एग्जांपल देखे, ओली मैमथ और इंसेक्ट ट्रैप्ड इन अम्बर। आप कंफ्यूज मत होइएगा, अभी एक बार और रिवाइज करेंगे। देखिए, दूसरा है हार्ड पार्ट्स ऑफ इनवर्टिब्रेट्स प्रिजर्वेशन। अब कुछ इनवर्टिब्रेट्स हैं, कुछ क्या, इनवर्टिब्रेट्स की बहुत एक लंबी चौड़ी क्लास है, तो उसमें क्या होता है ना, जो उनके हार्ड पार्ट्स होते हैं, एक्सोस्केलेटन, काइटिनस एक्सोस्केलेटन होता है, शेल होता है, स्पॉन्जिस में स्पिक्यूल्स होते हैं ना, एंडोस्केलेटन के तौर पे वो सब काम करते हैं। तो जब ये सारी चीज़ें प्रिजर्व्ड हो जाती हैं, फॉसिल बन जाती है और प्रिजर्व रहती हैं, तो इनको किस में हम देखते हैं? हार्ड पार्ट्स ऑफ इनवर्टिब्रेट्स प्रिजर्वेशन में, ठीक। देखिए, इन दिस केस हार्ड पार्ट्स ऑफ इनवर्टिब्रेट्स लाइक शेल, chitinous exoskeleton spheres get preserved as fossils. Woody parts of plants can be also preserved in the same way, और plants के भी जो woody part है वो भी ऐसे ही preserve रह सकते हैं। तो देखिए, पहली फिर से एक बार देखिए जल्दी से। पहला फॉसिल का हम देखते हैं कि तीन तरह के फॉसिल्स होते हैं, अनअल्टर्ड फॉसिल, अल्टर्ड फॉसिल, और एक क्या है, ट्रेसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉसिल प्रिजर्व। देखिए, तो अनअल्टर्ड फॉसिल्स मतलब होता है कि ऐसे फॉसिल्स जो बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही प्रिजर्व्ड है, उसमें किसी भी तरह का चेंज नहीं हुआ है, तो वो होते हैं अनअल्टर्ड फॉसिल्स। अब अनअल्टर्ड फॉसिल्स भी दो तरीके के होते हैं। पहला तो होता है कि इंटायर ऑर्गेनिज्म प्रिजर्वेशन होता है, और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है कि जो इनवर्टिब्रेट्स के हार्ड हार्ड स्ट्रक्चर्स है वो प्रिजर्व रहे। तो एंटायर ऑर्गेनिज्म प्रिजर्वेशन में क्या होता है? पूरी जो कंप्लीट बॉडी स्ट्रक्चर है उस ऑर्गेनिज्म की वो प्रिजर्व रहती है। इसका दो एग्जांपल होता है, ऊली मैमथ होता है और दूसरा होता है इंसेक्ट टैब्ड इन अम्बर, ठीक। और हार्ड पार्ट ऑफ इनवर्टिब्रेट्स में हम क्या देखते हैं? स्केल्स वगैरह, सॉरी स्पिक्यूल्स वगैरह, एक्सोस्केलेटन वगैरह, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये होता है पहला अनअल्टर्ड फॉसिल, मतलब उसमें किसी तरह का चेंज नहीं हुआ है। दूसरा है अल्टर्ड फॉसिल, मतलब इसमें कुछ ना कुछ चेंज हुआ होगा, उनके फॉसिल्स में कुछ ना कुछ चेंज हुआ होगा। तो क्या होता है? इफ सर्टन चेंजेस और अल्टरेशंस हैव टेकन प्लेस इन द मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी ऑफ ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म, वो जो ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म था उसका जो फॉसिल बना, तो उसमें कुछ किसी तरह का चेंज आ गया है, मॉर्फोलॉजिकल आया है या एनाटॉमिकल चेंज आया है, तो उसको हम अल्टर्ड फॉसिल कहते हैं।
ठीक, मान लीजिए ये क्या था, ये कोई फॉसिल था, ठीक, ये कोई फॉसिल है और ये मान लीजिए ये पूरा पेज जो है ये इसी स्ट्रक्चर पे चिपका हुआ है। तो अब ये फॉसिल क्या हुआ कि मान लीजिए यहाँ पे किसी वजह से मान लीजिए डिग्रेड हो गया हो मॉर्फोलॉजिकली, ठीक, या फिर किसी और चट्टान की वजह से खत्म हो गया हो, या फिर एनाटॉमिकली इसके अंदर कोई मिनरल घुस गया हो, कुछ और चीज़ हो गया हो। तो मतलब किसी भी तरह का जब अल्टरेशन होता है ना उस फॉसिल में, तो उसको हम अल्टर्ड फॉसिल कहते हैं। अब अल्टर्ड फॉसिल के भी टाइप्स हैं। पहला है पेट्रिफाइड फॉसिल है और दूसरा है कार्बोनाइजेशन। पेट्रिफाइड फॉसिल को देखिए क्या होता है। पेट्रिफिकेशन मीन्स कन्वर्जन इनटू रॉक्स। पेट्रिफिकेशन का मतलब होता है रॉक्स में बदलना। दीज फॉसिल्स आर हार्ड रॉक लाइक। और ये जो पेट्रिफाइड फॉसिल्स होती है ना, ये हार्ड होती है, रॉक लाइक होती है, चट्टान की तरह। These are formed by replacement of organic matter of dead organism by mineral matter। मैंने अभी बताया ना कि मान लीजिए कुछ अंदर उसके चला गया, तो ये जो फॉसिल था, पेट्रिफाइड फॉसिल क्या होता है कि मान लीजिए कोई फॉसिल था, ठीक, फॉसिल था तो उसका जो ऑर्गेनिक मैटर है ना, वो ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, रिप्लेस हो जाता है, उसमें जाकर मिनरल्स घुस जाती हैं उस फॉसिल के अंदर। द रिप्लेसमेंट टेक्स प्लेस मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल। और ये रिप्लेसमेंट मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल होता रहता है, मतलब एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल तक होता रहेगा। दिस प्रोसेस इज वेरी फाइन एंड इवन सेलुलर स्ट्रक्चर आल्सो रिमेन प्रिजर्व। और ये प्रोसेस होता रहा क्योंकि मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल हो रहा है, तो इसका जो पूरा स्ट्रक्चर है वो एक पूरा प्रिजर्व रहता है। और एक वर्ड देखिएगा, रेप्लिका ऑफ ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड, सच फॉसिल्स और कॉल्ड सीडोमॉर्फ्स। और इसकी वजह से क्या होता है कि वो ऑर्गेनिज्म ऐसा ऑर्गेनिज्म है, तो इसकी एक कॉपी बन जाती है बिल्कुल ऐसी, मिनरल्स के जाने की वजह से। तो ये जो कॉपी बनी है उसको सीडोमॉर्फ्स कहा जाता है। अबाउट 20 मिनरल्स आर नोन टू कॉज पेट्रिफिकेशन। हमारे पास 20 ऐसे मिनरल्स अभी तक पता किए गए हैं जो पेट्रिफिकेशन करवाते हैं। मतलब कोई फॉसिल था, उसके अंदर वो एंटर कर जाते हैं, फॉसिल के अंदर एंटर कर जाते हैं और उसका जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको रिप्लेस कर देते हैं। मतलब अब ऑर्गेनिक मैटर की जगह मिनरल्स चले आए हैं। और मिनरल्स चले आने की वजह से कभी कभी क्या होता है कि पूरी एक कॉपी बन जाती है, रेप्लिका बन जाती है उस ऑर्गेनिज्म की, फॉसिल की। उसको स्यूडोमॉर्फ कहा जाता है, ठीक। और अब तक 20 तरीके के मिनरल्स ऐसे पता किए जा चुके हैं जो पेट्रिफिकेशन करवाते हैं, ठीक। मतलब उस फॉसिल को एक रॉक शेप दे देते हैं, रॉक की तरह बना देते हैं, कठोर। कॉमन आर, मतलब जो मिनरल्स 20 मिनरल पता चले हैं उसमें से कॉमन है सिलिका, कैल्साइट, पायराइट एक्सेट्रा, ये सारे कॉमन है। एग्जाम्पल पेट्रिफाइड फॉसिल का एग्जाम्पल क्या है। कैलकेरियस स्केलेटन ऑफ कोरल एंड सम स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस के अंदर स्केलेटन होता है, कैलकेरियस स्पिक्यूल्स होती हैं, ठीक। तो ये कैलकेरियस जो स्केलेटन है कोरल्स और स्पॉन्जेस के अंदर, एग्जाम्पल है किसकी, पेट्रिफाइड फॉसिल की। या और दूसरा एग्जाम्पल है लाइमी मोलस्कन स्ट्रेन। जो मोलस्कन का सेम होता है वो लाइमी हो जाता है, वो एग्जाम्पल है किसका, पेट्रिफाइड फॉसिल का। अब दूसरा है कार्बोनाइजेशन। कार्बोनाइजेशन में क्या होता है, occasionally the short part of a body leaves a thin layer of या फिल्म ऑफ कार्बन वाइल डिकेइंग। क्या होता है, कभी कभी जो बॉडी है, ठीक, कोई ऑर्गेनिज्म था, डेथ हुआ उसका, फिर तो क्या होता है कि वो डिके करने लगने जाता है। हम जानते हैं कि डिकेइंग होगी, ठीक। तो डिके होता है तो कभी कभी क्या होता है ना कि एक बहुत ही पतली कार्बन की वो लेयर छोड़ते जाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे वो ऑर्गेनिज्म था, ठीक। अब ये ऑर्गेनिज्म जब डेथ कर गया तो धीरे धीरे डिके कर रहा है, तो डिके करता रहता है ना, तो एक धीरे धीरे एक पतली एक थिन लेयर छोड़ते जाता है, उसके छाप छोड़ते जाता है। दिस दस एग्जैक्ट बॉडी आउटलाइन ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन बी ऑब्टेन्ड। और इस तरीके से पूरा एक एग्जैक्ट आउटलाइन हमें मिल जाएगा। मान लीजिए कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म था, ठीक, ऐसा ऑर्गेनिज्म था, तो ये क्या किया, ये डिके हो गया, लेकिन एक पतली सी इसने कार्बन की लेयर छोड़ दी है, इसीलिए हम पूरा आउटलाइन पता कर पा रहे हैं। तो इसी से की वजह से एक एग्जैक्ट क्या होता है, आउटलाइन हमें मिल जाता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इट लॉसेस नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन रिजल्ट इन द अबंडेंस ऑफ कार्बन। और ये जब डिकेइंग होती रहती है और डिकेइंग होने की वजह से वहाँ पे कार्बन की पतली सी लेयर वो छोड़ते जाता है, जिसकी वजह से आउटलाइन बन जाता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का लॉस होता है, लेकिन जो कार्बन है वो अबंडेंस एक बहुत भरपूर मात्रा में हो जाती है। कार्बोनाइजेशन का एग्जाम्पल है एक्सटिंक्ट स्विमिंग रेप्टाइल्स है, इस्थियोसॉरस है, और कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे जेली फिशेज, वॉर्म्स है, ये सब भी जब डेथ करती हैं, जब डिकेइंग होती हैं, तो क्या करती हैं, एक पतली सी कार्बन की लेयर बना देती है, फिल्म बना देती है।
तो ये एग्जांपल है किसके, ये एग्जांपल्स है ऑल्टर्ड फॉसिल्स के। मतलब ये जब इनका फॉसिल बन रहा है तो कुछ ना कुछ इसमें ऑल्टरेशन, कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। अब वो चेंज दो तरीके का हो रहा है, एक होता है पेट्रीफाइड, पेट्रिफिकेशन हो जाती है, मतलब उसमें मिनरल्स चले जाते हैं उस फॉसिल्स के अंदर, जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वहाँ से वो रिप्लेस हो जाता है और उसके अंदर मिनरल्स चले जाते हैं। मिनरल्स चले जाने की वजह से क्या हो जाता है, वो पेट्रीफाइड हो जाता है, रॉक की तरह हो जाता है। फिर दूसरा क्या इसका तरीका है, कार्बोनाइजेशन हो जाता है। कार्बोनाइजेशन क्या हो जाता है कि जैसे जैसे वो फॉसिल डिके करता रहता है, एक पतली सी कार्बन की लेयर उसके ऊपर छोड़ते जाता है, जिसकी वजह से हम एक आउटलाइन ड्रॉ कर पाते हैं। एग्जाम्पल इसका इस्टियोसॉरस है, और जेलीफिशेस वगैरह भी जब डिके करते हैं तो कार्बन की एक लेयर छोड़ती जाती है। तो ये भी कार्बोनाइजेशन फॉसिल्स हो गए। तो ऑल्टर्ड फॉसिल्स का ये दो टाइप है। अब है ट्रेसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रिजर्व्ड। ट्रेसेस मतलब जानते हैं क्या, तो कुछ जो चीज़ थोड़ी बहुत मात्रा में हो, ट्रेसेस हो कम मात्रा में, तो उसको हम कहते हैं ट्रेसेस। तो ट्रेसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रिजर्व्ड में क्या होता है, समटाइम्स ओनली certain impressions or mark on hard media gets preserved on fossil। कभी कभी क्या होता है कि ये कोई सरफेस है, तो इस सरफेस पे कोई ऑर्गेनिज्म, मान लीजिए यहाँ पे इसकी फॉसिल बनी थी, लेकिन कुछ कुछ ही मिला है, कुछ यहाँ पे ऐसे ऐसे थोड़ा बहुत जब मिलता है इम्प्रेशन या छाप जिसे हम कहते हैं, इम्प्रिंट मिलता है उस हार्ड मीडिया पे, मान लीजिए किसी रॉक सरफेस पे मिला है, तो उसे हम ट्रेसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रिजर्व्ड बोलते हैं। ठीक। अब ये 3-4 टाइप का होता है। एक होता है मोल्ड एंड कास्ट होता है, एक होता है ट्रैक्स एंड ट्रेल्स, दूसरा होता है बरोज एंड बोरिंग्स, और चौथा गैस्ट्रोलाइट्स एंड कोप्रोलाइट्स। एक एक को देखते हैं अभी हम। मोल्ड्स एंड कास्ट में क्या होता है, मोल्ड और कास्ट, मोल्ड मतलब जानते हैं ना, ढांचा जिसे हम कहते हैं, जैसे आइसक्रीम का जो बनाते हैं, तो आइसक्रीम का जो होता है ना, आइसक्रीम स्ट्रक्चर होता है, मोल्ड होता है। ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, जैसे गमले वगैरह बनाए जाते हैं, तो ये पहले एक ऐसा ढांचा होता है। ठीक। ये गमला कम ग्लास ज़्यादा लग रहा है, तो है। ठीक। तो फिर इसमें क्या किया जाता है, इसमें सीमेंट वगैरह डाली जाती है, जिससे भी वो चीज़ बनानी रहती है। ठीक। उसके बाद जब वो सूख जाता है तो उसको निकाल लिया जाता है, और हमारे पास ये ढांचा बस मिलता है ऐसे। ठीक। तो उसको मोल्ड कहा जाता है। तो सेम यही चीज़ फॉसिल के साथ भी होती है। कैसे होता है ये देखिए। Sometimes, a dead organism get buried in mud, which gradually gets converted into hard rock। कभी कभी क्या होता है कि एक डेड ऑर्गेनिज्म, मतलब एक ऑर्गेनिज्म था, वो मिट्टी के नीचे दब गया, बरीड हो गया, फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो हार्ड रॉक में कन्वर्ट होने लगता है। मीनवाइल द ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ द डेड ऑर्गेनिज्म डिसइंटीग्रेटेड एज अ कैविटी रिमेन्स। लेकिन क्या होता है, उसका जो ऑर्गेनिक पार्ट है, क्योंकि हम जानते हैं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों चीज़ रहती हैं, तो ऑर्गेनिक पार्ट अलग होने लगता है और एक कैविटी बन जाती है। दिस कैविटी गिव्स एग्जैक्ट आइडिया अबाउट द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। और यही जो कैविटी, जो खाली जगह बन गई है, वो हमें उस ऑर्गेनिज्म की अपीयरेंस बताने में मदद करती है। इसको मोल्ड कहा जाता है। इसको ऐसे समझिए कि कोई ऑर्गेनिज्म है जिसका स्ट्रक्चर ऐसा है, कि कोई पता नहीं क्या ये ऑर्गेनिज्म है, पर कोई भी है, और मान लीजिए ये मिट्टी के नीचे दब गया। ठीक। ऐसे मिट्टी थी, ये मिट्टी के नीचे ऐसे दब गया है। फिर क्या हुआ कि ये जैसे गया तो ये धीरे धीरे हार्ड बन गया, रॉक टाइप का बन गया, ये ग्रेजुअली धीरे धीरे कन्वर्ट होने लगा रॉक में। लेकिन जो इसका इनऑर्गेनिक सॉरी ऑर्गेनिक पार्ट था, वो अलग होने लगा। और मान लीजिए एक टाइम है जब ये पूरी तरीके से ख़त्म हो गया, और हमें बस ऐसा एक स्ट्रक्चर मिलेगा हमें, तो हमें इसका पता चल जाएगा, इस मिट्टी में जगह पूरी खाली हो गई, और ऐसा जगह इसने एक ढांचा बना लिया, तो हमें पता चल गया कि ना, कि हाँ ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म है। जब इसको साइंटिस्ट ड्रॉ करेंगे तो ऐसे ही बनाएंगे ना, कि हाँ इसका स्ट्रक्चर ऐसे कुछ है, तो इसी स्ट्रक्चर को मोल्ड कहा जाता है। ठीक। अब कास्ट क्या होता है, कास्ट इज सिमिलर टू मोल्ड्स बट द कैविटी ऑफ मोल्ड गेट्स फिल्ड विद सम मिनरल। लेकिन देखिए, कास्ट और मोल्ड में क्या होता है कि वो कैविटी, खाली जगह जो बन गई है, तो ऐसा बन जाता है दोनों में, लेकिन जो मोल्ड की खाली जगह होती है ना, वो मिनरल से भरी हुई होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए लाइन, क्योंकि वो एक रॉक में हक कन्वर्ट हो जाता है। रॉक में कन्वर्ट हुआ है, मतलब उसमें क्या हुआ है, पेट्रिफिकेशन हुआ है, उसमें क्या हुआ है, मिनरल्स चले गए हैं उसके अंदर। दिस मटेरियल इज हार्डेंड एंड अ कास्ट इज फॉर्म। और यही मटेरियल जब हार्ड हो जाती है, वो ऐसे मान लीजिए मिनरल्स बन गया, तो ये हार्ड हो गया, और तो ये कास्ट बन जाता है। एग्जाम्पल इसके सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स, सेल स्कल, जो सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स हैं, जैसे मोलस्कन वगैरह हो गए, उसके जो शेल्स हैं, स्कल्स हैं, वो मोल्ड्स और कास्ट में एग्जाम्पल आते हैं। मोल्ड और कास्ट को ढांचा से आप याद रखिएगा, कि एक मिट्टी का यहाँ पे सरफेस है, ऐसा कुछ था। ठीक। ये ऑर्गेनिज्म था, धीरे धीरे डिके होने लगा, तो यहाँ पे एक ऐसा स्ट्रक्चर बन गया हमारे पास, ये तो मिल गया।
ऐसा ही स्ट्रक्चर बन गया। उसके बाद जब पता लगाया जाता है तो हाँ ऐसा ही स्ट्रक्चर हम ड्रॉ इमेजिनेशन करते हैं, उसका इमेजिन करते हैं कि ऐसा होगा उसके जो मिला है ट्रेस उसके बेसिस पे। अब दूसरा इसका है प्रिजर्व, कुछ चीज़ें जो प्रिजर्व रहती हैं तो ट्रेसेस एंड ट्रेल्स। ट्रेसेस एंड ट्रेल्स क्या, सॉरी ट्रैक्स एंड ट्रेल्स में क्या होता है? ट्रैक्स आर द फुटप्रिंट्स दैट आर फॉर्म्ड ओवर द ड्राई लैंड और सी बॉटम और इन मडी एनवायरनमेंट। ट्रैक्स, ट्रैक मतलब हम जानते हैं ऐसे ट्रैक्स होते हैं, तो क्या होता है वो फुटप्रिंट होते हैं जब किसी ड्राई लैंड में, सूखी जगह है या सी के बॉटम पे या फिर किसी मडी इन्वायरमेंट में जब फुटप्रिंट बन जाते हैं। मान लीजिए ये कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म का फुटप्रिंट बन गया, ऐसे ऐसे जा रहा था, ठीक, तो इसको ट्रैक्स कहा जाता है। ट्रेल्स क्या होती है? ट्रेल्स इररेगुलर मार्किंग्स ऑफ मूविंग एनिमल्स होता है सेडिमेंट्री रॉक्स पे, ठीक। ये चीज कहाँ होगी? ट्रैक्स क्या होगी? ड्राई लैंड पे या सी बॉटम पे या फिर मडी एनवायरनमेंट में जब फुटप्रिंट बन जाता है उसे ट्रैक्स कहते हैं। ट्रेल्स क्या होते हैं? जब सेडिमेंट्री रॉक्स पे ऐसे कुछ फुटप्रिंट्स वगैरह बन जाए तो उसे ट्रेल्स कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए ट्रैक्स में पॉइंट लिखा है, wet sand or mud receive impressions of feet of passing animals and get covered by the sediments before they are disturbed or eroded। मतलब यहाँ पे कोई मिट्टी थी, वेट सॉइल था या फिर मिट्टी था या सैंड था, वेट सैंड था, तो यहाँ पे कोई जानवर चला, इसका फुटप्रिंट यहाँ पे बन गया, तो वो क्या हो जाते हैं कभी कभी वो सेडिमेंट से, सेडिमेंट्री रॉक से कवर हो जाते हैं और वो इरोड नहीं होते हैं, और वो वही ट्रैक बाद में क्या हो जाते हैं, बाद में ट्रेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक। सच ट्रैक्स आर वेरी कॉमन फॉर डायनासोर्स फ्रॉम ट्राइएसिक रॉक्स। ट्राइएसिक रॉक से वैसे ट्रेल्स जो ट्रैक्स हैं, मतलब डायनासोर्स के फुटप्रिंट्स मिले हैं। ये तो ट्रैक्स और ट्रेल्स हो गया। तीसरा है बरोज एंड बोरिंग्स। बरोज जो बिल बना के रहते, कुछ ऑर्गेनिज्म है, कुछ एनिमल्स हैं जो बरो बना के रहते थे, तो वो क्या हुआ कि मान लीजिए वो ऐसे बरोज में रहते थे कि कोई ट्यूब्स वगैरह में रहता था, कोई ऐसे बरो में रहता था, तो इससे ऐसे पता चल गया कि हाँ ऐसे ऑर्गेनिज्म रहते होंगे, ऐसा ऑर्गेनिज्म का शेप रहा होगा, ठीक। तो बरोज और बोरिंग्स में क्या होता है? Some animals lives in burrows, tubes and holes in the ground, wood or rocks। कुछ एनिमल्स क्या है, burrows में रहते थे बिल बनाकर, या ट्यूब्स में या होल्स में, कहाँ ग्राउंड में, वुड पर या रॉक्स पर। The presence of such burrows in sedimentary rocks or past are called fossil burrow। और ऐसे जो burrows मिलते हैं या मिलते हैं, जो रॉक्स मिलती हैं या वुड मिलते हैं, तो इनको फॉसिल burrows कहा जाता है। बोरिंग्स क्या होती हैं? बोरिंग्स आर होल मेड ऑफ बाय द एनिमल्स। जो होल, छिद्र बनाए जाते हैं एनिमल्स के द्वारा, उनको बोरिंग्स कहा जाता है। और सच फॉसिल होल्स ऑकर ऑन फॉसिल शेल्स, फूड एंड ऑर्गेनिक ऑब्जेक्ट। इन सारी जगहों पे होल्स मिलते हैं। चौथा है गैस्ट्रोलाइट्स एंड कोप्रोलाइट्स। देखिए गैस्ट्रोलाइट्स क्या होता है ना, गैस्ट्रोलाइट्स को आप गैस्ट्रिक से याद रखिएगा। जब ऑर्गेनिज्म के, उस जानवर के अंदर, कोई भी एनिमल था, उसके पेट के अंदर कुछ स्टोन्स मिलते हैं, स्टोन जैसी चीजें, तो उन्हें गैस्ट्रोलाइट्स कहा जाता है। और जो फॉसिलाइज्ड फीसेस होता है, मतलब अनडाइजेस्टेड फूड होता है, फॉसिलाइज्ड फीसेस, उनको कोप्रोलाइट्स कहा जाता है। तो गैस्ट्रोलाइट्स में क्या है? गैस्ट्रोलाइट्स आर द हार्ड स्टोनी पीसेस फाउंड फ्रॉम स्टमक ऑफ एंशियंट रेप्टाइल्स एंड फिशेस। कुछ एंशियंट रेप्टाइल्स और फिशेस के स्टमक से हार्ड स्टोनी पीसेस मिले हैं, उनको गैस्ट्रोलाइट्स कहा जाता है। और कोप्रोलाइट्स किसे कहा जाता है? फॉसिलाइज्ड फीसेस को कहा जाता है। तो ये क्या है? ये ट्रेसेस ऑफ फॉसिल्स रिमेन्स में हम चार तरीके की ट्रेसेस पढ़ते हैं। एक क्या होता है? एक तो मॉल्स और कास्ट मिलता है हमें। दूसरा ट्रैक्स एंड ट्रेल्स मिलता है जिनमें फुटप्रिंट्स होते हैं। तीसरा बरोज एंड बोरिंग्स होती हैं। बरोज मतलब बरो बना के होल मिलता है तो उन्हें हम बरोज एंड बोरिंग्स कहते हैं। चौथा गैस्ट्रोलाइट्स एंड कोप्रोलाइट्स होता है। तो ये डायरेक्ट इवोल्यूशन ऑफ एविडेंस में देखिए एक आउटलाइन है। देखिए क्या है हमने पढ़ा इसमें कि डायरेक्ट एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन फॉसिल्स में आते हैं, ठीक। फॉसिल्स को डायरेक्ट एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन कहा जाता है क्योंकि हमें एक विजन ऐसा देते हैं जिसके हम पीछे टाइम स्केल में जाकर उस ऑर्गेनिज्म की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, स्ट्रक्चर है, वो पता कर सकते हैं। अब ये जो फॉसिल्स हैं ये तीन तरीके के होते हैं, अनअल्टर्ड फॉसिल्स, अल्टर्ड फॉसिल्स एंड ट्रेसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रिजर्व्ड। अब अनअल्टर्ड फॉसिल भी दो टाइप का होता है। एक होता है जिसमें एंटायर ऑर्गेनिज्म के जो फॉसिल है वो प्रिजर्व रहता है, वो इसमें हमने पढ़ा मैमी वाला, मैमोथ वाला। और ये हार्ड पार्ट ऑफ इनवर्टिब्रेट्स जो इसमें प्रेजेंट रहते हैं। एल्टर्ड भी दो टाइप का होता है, पेट्रिफाइड और कार्बोनाइजेशन।
और ट्रेसेस में 4 तरीके के हो सकते हैं, मोल्ड्स एंड कास्ट, ट्रैक्स एंड ट्रेल्स, बरोज एंड बोरिंग्स, गैस्ट्रोलाइट्स एंड कोप्रोलाइट्स। तो ये हो गया हमारा फॉसिल वाला पार्ट। अब देखिए एक हमारा टॉपिक है इनकम्प्लीटनेस ऑफ फॉसिल रिकॉर्ड, कि चलिए ठीक है, फॉसिल हमें फॉसिल्स के जो रिकॉर्ड मिले हैं वो हमें एक बहुत ही क्या कहते हैं ना कि पुख्ता सबूत देते हैं इवोल्यूशन का। लेकिन क्या होता है ना कि कुछ तो हमें आधे अधूरे मिल जाते हैं स्ट्रक्चर्स, या एक कॉन्टिन्यूस वे में हमें नहीं मिल पाती हैं, तो वो होता है इनकम्प्लीटनेस ऑफ फॉसिल रिकॉर्ड। इसके अलावा कई सारे ड्रॉबैक्स इसके ये हैं, इसमें हम मोस्टली इसको हम सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि फॉसिल रिकॉर्ड के जो ड्रॉबैक्स क्या है, ठीक, जो हम डायरेक्ट एविडेंसेस की बात कर रहे हैं फॉसिल, उसका ड्रॉबैक क्या है, तो इसको दूसरे शब्दों में कहा गया कि इनकम्प्लीटनेस ऑफ फॉसिल रिकॉर्ड क्या है। क्योंकि पूरी तरह से ड्रॉबैक हम भी नहीं कह सकते, क्योंकि एक बहुत ही मेजर सबूत देता है हमें इवोल्यूशन का। लेकिन कुछ इसकी प्रॉब्लम्स हैं इसमें ना फॉसिल रिकॉर्ड वाले में। पहली बात तो ये है कि देखिए सारे जो ऑर्गेनिज्म है, एनिमल्स हैं, उनका फॉसिल बनता ही नहीं है। पहली बात तो ये है, सबका नहीं बनता, क्योंकि फॉसिल बनने के लिए कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस होनी चाहिए, तभी फॉसिल बनेंगी। जैसे एक कंडीशन है कि मान लीजिए ऑर्गेनिज्म जैसे ही उसकी डेथ हुई वो मिट्टी के नीचे दब जाए, ताकि वो डिके ना हो पाए, डिग्रेड ना हो पाए, तब फॉसिल बनेंगी। उसके बाद सबके पास हार्ड स्केलेटन नहीं होता, और नॉर्मली जो बहुत ही रेयरली बनता है स्मूथ स्ट्रक्चर्स का फॉसिल, ये बात है। उसके बाद क्या है कि जितने फॉसिल्स हैं कहाँ कहाँ दबे हुए हैं, कोई कितनी चट्टानों के नीचे दबा हुआ है, ओशियंस के नीचे है, तो यहाँ तक जा पाना इंसान के लिए मुश्किल नहीं है। तो कहने का मतलब ये कि हर तरह का फॉसिल का ढूंढ पाना भी काम आसान काम नहीं है, और ये मुश्किल मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आज तक बस कह सकते हैं कि जितना ऑर्गेनिज्म है उसका 5% ही फॉसिल हमें मिल पाया है। तो ये आप इससे एक फॉसिल के द्वारा ही आप पूरी तरीके से नहीं साबित कर सकते कि हाँ फॉसिल की विधि से ही कह सकते हैं, मेथड से आप इवोल्यूशन पूरी तरह से डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो इसमें हम यहीं पढ़ते हैं इनकम्प्लीटनेस ऑफ फॉसिल रिकॉर्ड में। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है वो हम देखेंगे, और क्या पॉइंट्स लिखे हैं ये देखिए। पहला पॉइंट है, it is well known that fossils provide direct and strong evidences of occurrence of organic evolution। यही हमने पढ़ा कि जो फॉसिल रिकॉर्ड है वो हमें डायरेक्ट और स्ट्रॉन्ग एविडेंस प्रोवाइड कराते हैं ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के। दो, ये थ्रू नहीं है, दो है। सच वैल्यूएबल एविडेंस इज ग्रेजुअली स्पॉइल्ड बाय द इनकम्प्लीटनेस एंड डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फॉसिल रिकॉर्ड। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इनकम्प्लीट चीज़ें मिलती है हमें, और एक कंटिन्यूस वे में चीज़ नहीं मिल पाती है, फॉसिल नहीं मिल पाते हैं, तो ये हमारा जो फॉसिल रिकॉर्ड वाला है वो चीज़ थोड़ा ख़राब हो जाती है। Thus about 1.5 million species of living organisms are known today। हमारे पास 1.5 मिलियन स्पीशीज है वो नोन है, लेकिन ओनली 1,30,000 फॉसिल स्पीशीज हैव बीन डिस्क्राइब्ड। लेकिन बताइए 1.5 मिलियन स्पीशीज नोन है, लेकिन हमारे पास फॉसिल बस मिला है 1,30,000 ही। तो बताइए कितना डिफरेंस, इतने लोग का हमें फॉसिल मिला ही नहीं है, तो आप अच्छे से नहीं डिस्क्राइब कर सकते सिर्फ फॉसिल के बेसिस पे इवोल्यूशन को। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑल ऑर्गेनिज्म दैट डाई कैन नॉट बी फॉसिलाइज्ड। यही हमने बात की कि जो जितने ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है वो सब फॉसिल बनाते ही नहीं है। नेक्स्ट है कि दिस इज बिकॉज द कंडीशन रिक्वायर फॉर फॉसिल फॉर्मेशन और वेरी रेयर। क्योंकि जो कंडीशंस है, कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस है, उसी कंडीशंस पे फॉसिल बन पाएंगे, और वो बहुत ही रेयर है। मेनी ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स नेवर लीव फॉसिल। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो कभी फॉसिल बनाते ही नहीं हैं। मेनी फॉसिल्स कैन नॉट बी सर्च बाय ह्यूमंस। और ये भी दिक्कत है कि हर तरह का फॉसिल कहाँ कहाँ फॉसिल है, पहाड़ों के नीचे दब गया है, सी बॉटम में है, तो हर तरह के फॉसिल को जहाँ जहाँ है ह्यूमंस ढूंढ नहीं सकता उनको, ठीक। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं। अब देखिए इनको कुछ हम पॉइंट्स में ऐसे लिख सकते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या क्या है। तो पहला है कि प्रॉब्लम्स इन इवोल्यूशन ऑफ एक्सकेवेशन ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल को निकालने में भी दिक्कत होती है जब उसकी खुदाई की जाती है या कहीं से भी, तो उसको एक्सकेवेशन में भी कुछ दिक्कत है। क्या दिक्कत है देखिए, सिंस फॉसिल्स आर present in deeply situated rocks, so it is often become difficult to dig them out safely and in intact form। देखिए फॉसिल्स क्या है, चट्टानों के नीचे दबे हुए होते हैं। तो आप बताइए कोई बहुत बड़ा पहाड़ है, तो उस पूरे पहाड़ को तो हम डिग करके नहीं निकाल सकते फॉसिल, तो ये भी एक दिक्कत है, उसको इंटैक्ट फॉर्म में नहीं निकाल सकते हम। फर्दर, since sedimentary rocks in which fossils are found mainly develop
under sea and major portion of earth is occupied by sea, so it is not possible to dig out these rocks, excavate high mountains, ice covered areas, very thick jungles। यही बात लिखी कि ऐसी ऐसी जगह फॉसिल्स हैं, सीज एरियाज में हैं, बड़े बड़े चट्टानों के नीचे हैं, आइस कवर्ड एरियाज में है, घने जंगलों में है, तो वहाँ पे हम नहीं निकाल सकते भाई, मुमकिन नहीं है। ठीक, तो ये एक ड्रॉबैक है कि एक्सकेवेशन में फॉसिल्स को ढूंढने में भी एक दिक्कत है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ फॉसिलाइजेशन। फॉसिलाइजेशन मतलब फॉसिल बनने में भी प्रॉब्लम है। ठीक, तो क्या है, वन मोर फैक्टर फॉर द discontinuity of fossil record is that difficulties in the process of fossilization। फॉसिलाइजेशन होने में भी कुछ डिफिकल्टी है और इसीलिए ये वाला जो मेथड है उसका ये ड्रॉबैक है। Hence, majority of animals do not get proper environment for fossilization caused by the following reasons। क्योंकि एक मेजोरिटी ऑफ एनिमल्स को जब वो डेथ करते हैं तो प्रॉपर कंडीशन नहीं मिल पाती है फॉसिल बनने के लिए। कुछ कंडीशन क्या क्या है, completely destroyed animals by predators। वो एनिमल जैसे ही मरा उसको और दूसरे प्रेडेटर ने खा गया तो फॉसिल बनने का उसके पास टाइम ही नहीं मिला। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और अदर फैक्टर की वजह से भी ये हो सकता है। नेक्स्ट है द हार्ड पार्ट इधर नॉट प्रेजेंट इन एनिमल्स। हो सकता है कि हार्ड पार्ट प्रेजेंट ही हो, नहीं हो, अगर हो भी तो डिस्ट्रॉय बाय फैक्टर्स सच एज एसिडिटी ड्यू टू न्यूमरस इनवर्टिब्रेट्स नॉट फर्टिलाइज। क्या हो सकता है दूसरा पार्ट की, एक तो हार्ड पार्ट हो सकता है कि मौजूद ही ना हो एनिमल में, तो फॉसिल बनने का चांस ही एक तरह से खत्म हो गया 90%। अगर मौजूद भी है कोई पार्ट, अगर स्मूथ पार्ट भी, तो हो सकता है कि एसिडिटी से खत्म हो जाए। तो इसीलिए जो ज़्यादातर इनवर्टिब्रेट्स हैं उनका तो फॉसिल बन ही नहीं पाता है। तो ये भी एक ड्रॉबैक है, तो हमें ज़्यादातर स्पीशीज़ का पता ही नहीं चल पाएगा, तो अच्छे से हम इवोल्यूशन को नहीं डिस्क्राइब कर पाएंगे। नेक्स्ट है नेचुरल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉसिल। नेचुरल कारणों की वजह से जब कोई फॉसिल का खत्म हो जाए, ठीक, तो ये भी एक दिक्कत है, ड्रॉबैक है। क्या है, मैसिव अमाउंट ऑफ द हीट एंड प्रेशर डिस्ट्रक्ट द फॉसिल प्रेवेंट इन रॉक्स। कहीं कभी कभी बहुत ज़्यादा मैसिव अमाउंट में हीट हो जाए, प्रेशर हो जाए, तो जो मान लीजिए कोई रॉक्स में प्रेजेंट भी है अगर फॉसिल, तो वो खत्म हो सकता है। चेंजेस इन रिवर्स को, रिवर कोर्स में चेंज हो गया, बाढ़ आ गया, बहा ले गया सब, लैंडस्लाइड हो गया, वाटर इरोजन हो गया, फ्लड हो गया, ये सब क्या करती है, रॉक्स का क्या करती हैं, वो सब वेदरिंग कर देती हैं, डिस्ट्रक्शन कर देती हैं, और अगर उसमें कोई फॉसिल प्रेजेंट है तो वो खत्म हो जाता है। तो ये कुछ ड्रॉबैक हैं जिनको हम पढ़ते हैं इनकम्प्लीटनेस ऑफ फॉसिल रिकॉर्ड में। ठीक है, तो आज के लिए यही टॉपिक हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट में हम डेटिंग ऑफ फॉसिल्स पढ़ेंगे और फाइलोजेनी ऑफ हॉर्स पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।